आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम क्रैकर्स। मैं आज आपको मैकेनिक्स स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों तथा भौतिक पिंडों पर इनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी जो हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल कोई भी बॉडी है, उसको फिजिकल बॉडीज जो होती हैं उन पे किसी भी बल का क्या इफेक्ट हो रहा है, उन सब के बारे में हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ एक फिजिकल बॉडी आया है जैसे, तो फिजिकल बॉडी क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो फिजिकल बॉडी होता क्या है, जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारी बॉडीज़ को फिजिकल बॉडीज़ कहते हैं। ये टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है फ्लूइड। अब यहाँ हम जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो होता है वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं रखते, मतलब फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं रखते। जैसे हमने किसी भी जगह पर बाई चांस ये कोई बॉक्स लिया हमने, ये फिजिकल बॉडी है, सॉलिड है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये यहाँ रखा हुआ, ये सिंपल इधर ही रखा रहेगा। आप थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आओ, आधे घंटे बाद आओ, तो ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है बहने की, मतलब ये फ्लो नहीं करेगा यहाँ से। अब लेकिन उसके बाद एक सेकेंड है इसका पार्ट, जैसे फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होगा कि यदि हमने यहाँ पे पानी लिया, वाटर लिया या कोई ऑयल लिया, उसको हमने इस कोई फ्लोर हमने ली या कोई भी जगह ली, उस जगह हमने जैसे ही उसको डाला तो वहाँ से उसी टेम्परेचर पर एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगा, जब तक जहाँ तक उसकी टेंडेंसी हो गई वहाँ तक। तो मतलब इसमें बहने की क्षमता रखता है। ये सॉलिड का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उसमें वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन फ्लूइड क्या होगा, उसमें वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखता है। इसमें हम ना ही उसका कोई टेम्परेचर चेंज करते हैं, ना ही उसमें कोई अदर चेंजेस करते हैं, बट उसकी टेंडेंसी होती है। अब जो फ्लूइड होते हैं वो टू टाइप के, उसके अंदर गैसेस भी आती हैं, लिक्विड भी आते हैं। गैसेस कैसे आती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बोतल है, उस बोतल के अंदर हमने गैस भरी हुई है। जैसे हम उस बोतल का ढक्कन हम उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होगा कि वो ढक्कन में से जो उसके अंदर जो जितनी भी गैसेस होगी वो पूरी ना हमारी एयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मतलब वो उसने बिना हमने कोई टेम्परेचर नहीं किया, ना ही उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमने अप्लाई किया है, बट क्या हुआ कि वो अपने आप ही निकल के उसमें से चली गई। तो ये भी हमारा फ्लूइड में ही आ जाता है। ऐसे ही लिक्विड हम मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जो भी कोई भी लिक्विड जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, वो सारी चीज़ें फ्लूइड में आ गई। अब जो सॉलिड होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है रिजिड बॉडी, सेकेंड होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। इसकी रिजिड बॉडी को हम हिंदी में कहते हैं दर्पिंड। डिफॉर्मल बॉडी जो होती है उसको हम कहते हैं विरूपित पिंड। तो इससे रिजिड बॉडी से पता चला दृढ़ हो, मतलब वो अपनी जगह पर ही रखा हुआ हो, वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आगे। वह पिंड जिस पर कोई बाहरी बल लगाने पर उसकी आकृति, मतलब शेप एंड साइज में कोई अंतर नहीं आता। रिजिड है मतलब दृढ़ है, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके अंदर कोई भी हम फोर्स लगाएंगे तो उसके फोर्स लगाने से उसकी जो दृढ़ पिंड की जो आकृति होगी, शेप होगा, जो साइज होगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो डिफॉर्मेबल बॉडी है ये इसकी अपोजिट होगी। उसमें क्या होगा कि यदि हमने एक पिन ली, कोई बॉडी ली, उस बॉडी पे हमने एक कोई फोर्स लगाया, तो क्या होगा, वो फोर्स लगने पर उस फोर्स की मतलब एक क्रिटिकल वर्ड बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो उस फोर्स की वजह से वो फोर्स क्रिटिकल फोर्स से इतना ज़्यादा होगा कि उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। हो सकता है उसकी शेप में चेंजेस आ जाए, हो सकता है उसकी साइज में चेंजेस आ जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो क्या होगा, ये डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। रिजिड बॉडी के अपोजिट डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। ठीक है। अब मैंने अभी एक वर्ड बोला, क्रिटिकल लोड क्या होता है। क्रिटिकल लोड वो लोड होता है, वो मिनिमम लोड होता है जिस पॉइंट पे आके कोई भी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, या तो वो टूट ब्रेक होने लगती है या फिर उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये वर्ड क्या होता है, क्रिटिकल फोर्स को FC से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी अभी मैं आगे बताऊंगी डेफिनेशन, FC से डिनोट करते हैं। जब हमारा FC क्रिटिकल लोड जो होता है वो ज़्यादा होता है डिफॉर्मेबल बॉडी से। FC वाला जो फोर्स होता है, सिंपल फोर्स से जब ये वाला फोर्स हमारा ज़्यादा होता है, क्रिटिकल फोर्स से फोर्स, तो हमारी जो बॉडी होगी वो डिफॉर्म होने लगती है। लेकिन यदि ये फोर्स कम होता है और क्रिटिकल फोर्स से, तो क्या होगा, हमारा दृढ़ होने लगता है, मतलब उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने लगता। तो वह पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो बॉडी हमारी होती है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देती है, या वह मिनिमम पॉइंट जिस पे हमारी बॉडी डिफॉर्म होना शुरू कर देती है, उसको क्रिटिकल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक हमने कोई बेंच ले ली बाई चांस, मान लीजिए, इस पर हमने फोर्स लगाना शुरू किया। ये मैंने पहले 100 न्यूटन फोर्स लगाया, हमने देखा कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब डिफॉर्मेशन मतलब उसके अंदर कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है या कुछ भी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
फिर हमने देन क्या किया, उसमें 110 न्यूटन लगाया। 110 न्यूटन पे देखा फिर भी कोई चेंज नहीं आई, बट हमने जब 120 न्यूटन लगाया तो हमने देखा उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। फिर हमने उसमें 130 लगाया या 121 ही लगाया बाई चांस मान लीजिए, हमने देखा इस पर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये 120 लगाने के बाद हमने 119 लगाया तो हमने देखा कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा उसके। मतलब ये जो 120 था ये मिनिमम पॉइंट था जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेकिंग चीज़ें होने लगी। तो ये क्या हो गया हमारा, एक इस बॉडी का ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल फोर्स हो गया कि इस फोर्स से पर हम लगाएंगे कम से कम एटलीस्ट मिनिमम तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, या तो इस फोर्स से या कम होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम किसी भी बॉडी को देख करके ये नहीं बता सकते कि वो डिफॉर्मेबल बॉडी है या रिजिड बॉडी है, क्योंकि ये तो उसके क्रिटिकल फोर्स पे डिपेंड करता है कि हमने उस पर क्रिटिकल फोर्स कितना लगाया है जिसकी वजह से वो बॉडी डिफॉर्म होने लगी है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है इसका देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन बना देती हूँ कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब वो सारी चीज़ें जिनका जैसे हम इंजीनियरिंग के इसके अंदर पढ़ते हैं उनकी सारे के सॉल्यूशंस निकालते हैं, वही सब हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स में आता है। जैसे कि जितने भी हम फोर्सेस लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, वो फोर्सेस उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, कितने फोर्सेस हमें लगाने हैं जिसकी वजह से वो उस बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मैंने किसी शॉप वाली से बोला कि हमें एक बेंच बनानी है, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, हम उसको सिंपल बोल के आगे, उसको कोई नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा वो, उसका टेबल का जो बैठने वाला या रखने वाला जो होता है उसको छोटा बना दिया, उसका मतलब जो साइज होगा और उसकी जो वेट होगा वो कम कर दिया, और जो उसके नीचे जो स्टैंड के जो रखने वाले पाए होते हैं उसके जो बॉडी के, वो उसने मोटे कर दिए बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, वो बॉडी स्टेबल नहीं होगी और वो गिर जाएगी तो दिक्कत आने लगी। तो इसलिए हमें ये नॉलेज होना जरूरी है कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या हम कितना फोर्स उस पर ऊपर लगना चाहिए, कितना नीचे लगना चाहिए। और बाई चांस उसने सब कुछ ठीक कर दिया लेकिन उस पर हम सोच रहे हैं कि इस पर 3 बच्चे स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एटलीस्ट, उसने जो फोर्सेज अपना कोई भी अप्लाइड मैकेनिक्स का कोई भी तरीका नहीं अपनाया, कोई नॉलेज नहीं उसको हुई, तो क्या होगा, वो सिंपल उसमें एक नॉलेज लगा के अपने अकॉर्डिंग बना लेगा। जब लेकिन बच्चे उस पर 2 से ज़्यादा हुए, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो वो बेंच एक दिन में जाके टूट जाएगी, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे ही हमें यदि कुछ भी आइडिया नहीं है फोर्सेज का तो क्या होगा, हम कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई रूम बनाना है तो क्या होगा, यदि हमें कोई आइडिया नहीं है तो हमने फ्लोर बहुत पतली कर दी और जो उसकी फ्लोर बहुत ज़्यादा मोटी कर दी, और जो हमने उसकी वॉल्स बनाई हैं वो वॉल हमने बहुत पतली कर दी, तो क्या होगा कि वो जो वॉल होंगी वो उसकी छत का बिल्कुल भी वेट नहीं सहन कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, वो 2 दिन में ही वो रूम खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारे लॉसेज होते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें कि यदि इनका जो ज़्यादा वेट भी हुआ, हमें आइडिया नहीं है, हमने ज़्यादा वेट की कोई चीज़ बना दी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, हमारा मटेरियल इंक्रीज़ होगा, हर चीज़ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके अंदर इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ बना पाएँ इजीली। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के पार्ट्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। एक है सॉलिड मैकेनिक्स, या इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। एक फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको ठोस यांत्रिकी कहते हैं, इसको तरल यांत्रिकी कह देते हैं। फिर है इसका दर्द पिंडों की यांत्रिकी, एक है विरूपित यांत्रिकी। अब दर्द जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है स्टैटिक्स, एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में स्थिति विज्ञान कहते हैं, डायनामिक्स को गति विज्ञान कहते हैं। अब उसके बाद जो डायनामिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक शुद्ध गति के विज्ञान, एक बल गति विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। और दूसरी बात, जो भी ये टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करा करिए, जिससे क्या होगा कि आप ये डिप्लोमा करके आगे जाएंगे, कोई भी जेई की प्रिपरेशन करेंगे या कोई जॉब करेंगे तो वहाँ पर ये सारे इतने हिंदी में वर्ड्स नहीं होंगे, या आप फर्दर स्टडी करोगे जैसे बीटेक या कोई भी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इंग्लिश में होती हैं। तो आपको अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में पता होंगे, उनके टेक्निकल वर्ड्स पता होंगे आपको, तो क्या होगा कि उससे बहुत आपको आसानी रहेगी आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर ये स्थिति विज्ञान जैसे क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी है हमारी, वो विरामावस्था पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या है, मतलब कि हमारा जैसे यहाँ देख लो डेफिनेशन पूरी, स्टैटिक्स मतलब स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान मैकेनिक्स की वह शाखा है, वह रिजिड बॉडी है जिसके अंदर विरामावस्था पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो कोई भी बॉडी हमारी
मतलब रुकी हुई है, स्टॉप है उसके बारे में, उस पर जो भी हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा वो सारे हम स्टडी करते हैं। अब इसमें गति विज्ञान क्या होगा, इसमें रुकी हुई है विरामावस्था में, उसमें गतिमान व्यवस्था, गति विज्ञान से ही समझ में आ रहा है, गति मतलब गति कर रहा हो, मोशन में हो वो चीज़, तो ये गति विज्ञान होती है।